आप लोगों को सबको बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका इंट्रोडक्शन कराने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय निकाला बस हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक धन्यवाद। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो स्ट्रेट में सर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जी पार्लियामेंट में सर आज की तारीख में जितने ऑपोजिशन जो लीडर्स हैं उनको करा जा रहा है सस्पेंड, चाहे वो जी अधीर रंजन जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे राघव हो। अभी राहुल गांधी जी का भी सस्पेंशन हुआ था मगर रीइंस्टेट हो गए। हम्म, आप लोग सर टीवी मीडियाज पे जाते हैं, मतलब जितने भी टीवी पे मीडिया पे जाते हैं आप लोग एज ए स्पोक्स पर्सन, आप लोग भी जो भी चैनल्स पे जाते हैं, ये गोदी मीडिया जिसको अपने देश में बोलते हैं, उन लोगों हम्म। को आप लोग भी क्यों नहीं बॉयकॉट कर देते? क्या रीजन है कि आप लोग उन डिबेट्स में जाते हैं जबकि अपने लीडर्स जो हैं, इंडिया के दूसरे लीडर्स हैं, उन लोगों को पार्लियामेंट में किसी का माइक बंद कर दिया जाता है, आप लोगों के भी माइक बंद होते हैं कई बार डिबेट्स में। तो क्या रीजन है ये कि देखिए, इतने सबसे बड़े। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि गोदी मीडिया जो शब्द था ये अब थोड़ा पुराना हो गया है। इसका नया वर्जन आ गया है, इससे और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मीडिया आ गया है, वो है सुपारी मीडिया। ओ बाप रे। गोदी मीडिया तो गोद में बैठ करके कीर्तन करती थी, हम्म। अच्छा अच्छा गाना गाती थी। हम्म। अब उससे एडवांस आ गया है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है ये। तो सुपारी मीडिया मतलब हमने किसी की आर्ट की इमेज को टारनिश करने की सुपारी ले रखी है। जी। तो अब एक स्टेप आगे भी आ गया, गोदी मीडिया से आगे का भी स्टेप में मीडिया आ गया, वो मीडिया है सुपारी मीडिया। हम्म। वो आप मैंने को सुना दिख है। रहा होगा कि ये, हाँ, दिख भी रहा होगा कि कौन कौन से लोग सुपारी मीडिया है, कौन कौन से लोग गोदी मीडिया है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लोगों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, फैक्ट है। जो भी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता है, जो तानाशाही सोच के लोग होते हैं, उनको सबसे बड़ा डर लगता है कि मुस्कुराते हुए लोगों से उन्हें डर लगता है, हम्म। उन्हें निर्भीक लोगों से डर लगता है। हम्म। तानाशाह की सबसे बड़ी कमजोरी है ये कि अगर उससे डर नहीं रहा तो तानाशाह डरता है। तानाशाह उसी से डरता है जो उससे नहीं डरता है, करेक्ट। जो उसे सवाल कर रहा हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे किसान हो, चाहे वो तुरंत उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, अर्बन नक्सल, नक्सल, हाँ सब सब कुछ नाम दे सब बता रखे हैं दिया लोगों जाएगा। को। और पार्लियामेंट में जो इसने भी अगर सवाल तगड़ा कर लिया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है, ओवैसी साहब सवाल करते हैं लेकिन वो सस्पेंड नहीं होते हैं, वो भी तीखा सवाल करते हैं। तो बात आप तो ये सही लगा लीजिए कि मामला क्या है। सही पकड़ी है सर। मामला है, ये बात अभी तक किसी ने मा, पकड़ी नहीं जो आपने पकड़ी है। हाँ, तो मामला क्या है। हम्म। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये बी टीम है, छोटा रिचार्ज है हैदराबादी साहब। तो ये जो इनको, इनके एजेंडे को थोड़ी बहुत ताकत देते हैं, हम्म। वो उनको लिबर्टी है, हम्म। क्योंकि उससे ये बेनिफिशियरी होते हैं। हम्म। तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो आवाज है, सवाल जवाब है, हम्म। और सब एक हैं सदन में। पता नहीं क्यों बीजेपी के लोग, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को सिर्फ बीजेपी का नेता समझते हैं। वो सदन के नेता, सबके नेता है। वो करेक्ट। प्रधानमंत्री और सबके प्रधानमंत्री हैं। हम्म। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि आप हम सबके गार्जियन हैं। सबका साथ लेकिन सबका वो विकास, ऐसा हाँ, होना चाहिए। ये सब जुमले हैं, ये हम्म। सब जुमले हैं। फोटो फ्रेम में कोई आ नहीं सकता और बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, आगे की तो छोड़ दीजिए, उनके साथ फोटो फ्रेम में कोई नहीं आ सकता है। करेक्ट। लेकिन जुमला क्या, सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, दिख नहीं रहा क्या? आप अपने फोटो फ्रेम में किसी को नहीं आने दे रहे हो, बोलो सबका साथ सबका विकास। अभी जो वो। उन्होंने 2.25 घंटे बोला, कहीं नहीं लगा कि आप भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ लगा कि जैसे आप प्रधान आरएसएस या बीजेपी के लीडर हों स्पोक्स और उन्हीं को पर्सन, संबोधित कर रहे हैं। उनके तो ये स्पोक्स अच्छा पर्सन। नहीं लगता। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, डर किस बात का है? सबको समेट लें। अभी देखिए, पूरा समेट के चलते हैं ना सबको, तो पूरा हिंदुस्तान इनकी वाह वाह करता है। लेकिन स्वभाव नहीं है सबको लेके चलने की।
तो ऐसे डिवाइड गुजरात एंड में भी रूल ऐसे, वाले है ना। नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुजरात में भी ऐसे ही होता था जब ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हाँ हाँ यही हाँ, attitude? देखिए देखिए, किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का या अपने पक्ष में करने का दो सबसे मेन तरीके होते हैं। एक तो आप उन्हें अपने व्यवहार से, कर्म से, अपने आउटपुट से प्रभावित करके अपने तरफ कर लें। ये लंबा प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगती है, बहुत करना पड़ता है कि आप अपने फेवर में उनका माइंड अपने फेवर में कर लें और उन्हें अपना सपोर्टर बना लें। दूसरा ये होता है कि डिवाइड कर दो एक पक्ष आपके तरफ, तो ये इजी है। तो ये लोग इजी वाला काम रास्ता अख्तियार करते हैं। लोग जानते भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान भावना प्रधान देश है, ठीक है, लोग अब समझ गए हैं, बार बार नहीं, लोग धोखे में रहते हैं। लोग समझ गए हैं कि 9-10 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी, देश को कहाँ से कहाँ पहुंचाया जा सकता था, बिल्कुल। कोई रोक तो थी नहीं कि भाई मेरी सरकार अटल जी की तरह से कि बैसाखियों पे है, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं से लेकर के हर क्षेत्र में आप देश को बहुत आगे ले जा सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी इस बीजेपी ने, मोदी जी ने मिस कर दी है। ये हमेशा जब तक इनके राज्य प्रशासन का चर्चा होगा, तो ये बात ही महत्वपूर्ण होगी कि 10 साल मोदी जी के डिजास्टर्स ईयर रहे। ये तो आपके इनका हिसाब राज से, इसी रूप में जाना जाएगा। तो आपके हिसाब से आज की वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया देश में? आप देखिए, सरकार रहती है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो अपने आप होता है। अब आप कहिए मैंने इकोनॉमी बढ़ा दी, आप भी आप कुछ मत करिए, बैंक में पैसा डाल दे, आपका पैसा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इस तरह नहीं होता है। आप मगर लोगों इकोनॉमिक को फ्रंट ही देखिए। पैसा आ रहा है तभी तो पैसा बढ़ रहा होगा सर, वो भी तो एक सवाल है ना। हाँ, तो लेकिन आपका तो नहीं, आपका तो बिना काम किए उतना बढ़ जा रहा ना, आप काम करते तो और बढ़ता। हम्म, आप काम करते तो और मल्टीप्लाई होता ना। हम्म, आप जब प्रधानमंत्री बने हमारे आदरणीय मोदी जी 2014 में, तो इस देश पे 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर के 54 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया था। राइट। अब मोदी जी ने ये 9 सालों में 120 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। पैसे गए कहाँ? आज 20 लाख करोड़ के नियर अबाउट इनके जो मित्र कहे जाते हैं, उन मित्रों का कर्जा माफ हुआ है। हम्म, किसी भी फील्ड में आप बहुत कुछ अचीव नहीं किए हैं, सिर्फ प्रचार है। प्रधानमंत्री का मतलब हो गया प्रचार मंत्री। प्रधानमंत्री, इस देश को एक परमानेंट प्रधानमंत्री चाहिए, वो परमानेंट एक प्रचार मंत्री मिल गया है, उससे नहीं काम चलेगा। ये दूसरा सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, जो गिरती हुई पार्लियामेंट्री आज की तारीख में भाषा है, अभी आपने एक लोकसभा के मेंबर को देखा था बोलते हुए, तू बैठ जा, चुप करके बैठ जा, इस तरह जैसे गली के गुंडे बोलते हैं, जैसे गलियों में अपन सुना करते थे, वो आपने देखा था? वो थे ना, जी जी, इस, राणे साहब थे, हाँ, राणे साहब। तो ये मिनिस्टर थे वो। हाँ, जो ये लैंग्वेज है सर, फिर इन्हीं लोगों के जो सपोर्टर्स हैं वो भी सेम लैंग्वेज बोलते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी गाली गलौज करते हैं। मुझे तो वो देर है जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर, मुझे डर इस बात का है किसी दिन किसी के मुंह से गाली ना निकल जाए। और ये हो सकता है, जब इतना ज्यादा गुस्सा और एंगर होता है तो आपके मुंह से कभी गाली भी निकल सकती है किसी दूसरे पार्लियामेंट्री के लिए। तो दैट कैन बी द वर्स्ट सिचुएशन कि आपके मुंह से किसी किसी के लिए गाली निकल गई, माँ बहन की। वो हो सकता है, अगर ये इस तरह बोल सकते हैं तो वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये उसे डिसाइड करना है कि वो किस तरह के लोगों का या किस तरह के भाषा वालों को या किस तरह से व्यवहार आचरण वालों को वो चुनता है। आप जो बात कर रहे हैं, मैंने उस पहले दिन से ही कहा था। आप देखिए कौन लोग चुने गए पहले दिन। वो एक दुबे जी थे, निशिकांत दुबे जी, उनकी भाषा देख लीजिए। या दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता हूं। ठीक है, सब 303 जानते हैं। पार्लियामेंटेरियन है, 303 पार्लियामेंटेरियन है लोकसभा में बीजेपी के पास। हम्म, बहुत से अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। उनको क्यों नहीं चुना गया? ये तो पार्टी चुनती है अपने आप, तो किसी ने बोला नहीं। तो बिल्कुल। ऐसे आचरण, व्यवहार और भाषा वालों को क्यों बीजेपी चुनी? यही मोदी जी की बीजेपी। मैं 2014 के पहले अटल जी की बीजेपी जो थी, वो आज बीजेपी नहीं है, आज मोदी क्योंकि जी वो की बीजेपी। क्योंकि वो ऑपोजिशन को इंस्टिगेट करना चाहते थे, अब यही रीजन भाई, होते थे।
कि ये ऑपोजिशन निगेटिविटी वाली या इस लेवल की चीज को आप प्रमोट कर रहे हो। ये आपको तो उकसा रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऑपोजिशन को पहले उकसाया 2-3 दिन और फिर आए मोदी जी उकसाने का, सीधा उकसाने की बात नहीं है। उकसाया ना सर। आप ये जब आप सोचते हैं कि हम उकसा रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि आप नीचे गिर रहे हैं। अब वो आप इनके अपना सपोर्टर ही परिचय, समझते हैं, वो इनके सपोर्टर हाँ ही तो समझते हैं आप, कि मोदी जी ने तो बिल्कुल ही झंडे गाड़ दिए अरे 2 घंटा सिर्फ के काम में। इस देश में उनके सपोर्टर नहीं है। तीस हम्म, बत्तीस से 29%, 37% वोट पाने के बाद दो, उससे दो गुने ज्यादा वोटर उनके विरोध में है। करेक्ट। 37%, 38% ही तो वोट मिला था। मगर तो वो उतना भी इकट्ठे अगर नहीं। आवाज के तारीफ के मान लें, तो उनसे दोगुने लोग उनके विरोध में हैं। क्या बट वो तो इकट्ठे आप नहीं है ना अगर सर। किसी को, सर वो वो इकट्ठे नहीं है। इकट्ठे हो या ना हो, लेकिन उनके साथ नहीं ना है। अगर आप अपनी भाषा मर्यादा का क्षरण कर रहे हैं, हम्म, उसे नीचे गिरा रहे हैं, तो अगले से पहले आप स्वयं अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, ये हम्म, मत भूलिए। तो वो चयन करना तो पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि टाइम तो पार्टी को मिलता है, पार्टी डिसाइड करती है कि किसे बोलना है। तो इन लोगों की प्रायोरिटी है ये कि ऐसे लोग ही हैं। तो यही तो मैं बार बार कहता हूं कि आप पहचानो, देखो इन लोगों की प्रायोरिटी में कैसे लोग हैं। तो आपके हिसाब से अच्छे अच्छे बीजेपी लोग वहां की। पे बैठे हैं, हाँ, तो आपके हिसाब से अच्छे लोग कौन थे अगर बोलते तो जैसे बहुत हैं। देखिए अटल जी के गडकरी जी समय के बोलते तमाम, अब जैसे बोलते राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, बिल्कुल। तो वो संयमित संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए जिस प्रदेश के मसले को लेके यह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई, वहां से दो एमपी हैं, दोनों बीजेपी के हैं, दोनों को बोलने नहीं दिया गया। करेक्ट। एक राज्यसभा है, वो बोलना शुरू किया तो उसको डांट डपट के बिठा दिया गया और उनकी सुनना मीडिया में कि उनकी माइक में म्यूट कर दिया गया। जो जहां की घटना है, जो डिटेल या जो उसे प्रभावित है, वो ज्यादा बेहतर हर चीज को रख सकते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। क्या कारण है? क्योंकि पोल खुल जाती। अब इनके आईटी सेल वाले बोलते हैं जितने भी हैं, जो हम लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सर, जो हमें वहां दिखता है हम बोल रहे हैं, हम तो पार्लियामेंट में थे नहीं। ये लोग बोलते हैं कि जब वो बोलने आए तो जितनी जितनी ऑपोजिशन थी उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, वो लोग मोदी से डर गए। इस तरह की एक इमेज क्रिएट करी जा रही है। जैसे ही मोदी जी बोलने लगे मणिपुर पे, वो आखिरी वेट करे, बोले वो मणिपुर पे, ऐसा नहीं है बोले भी नहीं, कि जैसे ही वो बोलने लगे सारी ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। तो एक पोस्टर बन गया कि पार्लियामेंट से सारे भाग रहे हैं, आ गया नहीं, ये मोदी, गलत जानकारी है। शेर आया शेर आया शेर सौ आया। 100 मिनट तक मोदी जी ने मणिपुर का म भी नहीं बोला था। हाँ, मैं बोला आखिरी में बोले वो। हाँ, 100 मिनट तक। हम्म, 100 मिनट बहुत होता है। जिस चीज पे अगर आप नो कॉन्फिडेंस है, उसको 100 मिनट तक आप टच नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो लोगों ने बाइकाट किया। बाइकाट करना होता है तो उस पर बोल के बाइकाट करते, हम क्यों बाइकाट कर रहे हैं। हम्म, अगर बाइकाट नहीं करते, बाइकाट करने के बाद वो मणिपुर बोले 90 सेकंड, 100 सेकंड, हम्म, मेरा गट फीलिंग है कि अगर बाइकाट अपोजिशन नहीं करता, हम्म, तो वो मणिपुर बोलते भी नहीं। क्योंकि बाइकाट करने के बाद एक प्रेशर बना कि यार अगर अब भी नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि लो देखो मणिपुर फिर भी नहीं बोला उन्होंने, हम्म। तो ज्यादा अगेंस्ट जाता है। मेरा तो ये मानना है कि अपोजिशन ने सही समय पे अगर बाइकाट नहीं किया होता तो ये बोलते भी नहीं। दूसरी बात, मोदी जी कभी सुनने के लिए सदन में आए हैं कभी आज तक पिछले 9.5 वर्षों में? जब भी आए हैं सदन के अंदर, बोलने के लिए आए हैं। हम्म, भाई आप लीडर हो, बैठो सुनो। ये या 3 दिन की बहस में भी आप सुनने नहीं आए। हम्म, उनके बड़े लीडर अपोजिशन बोलता है तो सुनते नहीं है, माइक हम्म। म्यूट हो जाता है। अब तो नया सिस्टम आ गया है कि कैमरा शिफ्ट कर कैमरा दिया भी। जाता है, स्पीकर के जगह पे, ओरेटर के जगह पे स्पीकर के ऊपर कैमरा चला जाता है। राइट। और ये लोग बोलेंगे तो कैमरा वहीं फिक्स हो जाता है, हिलता ही भी नहीं है। हम्म। तो इतने डरे हुए क्यों हैं? उन्हें पता है क्यों डरे हुए हैं। क्यों आपके सरकार हिसाब जा से? रही है, सरकार जा रही है, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास सुनने का क्षमता नहीं है। सर वो तो अगर किसी की 400 सीटें क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करने से क्या होता है, तो हर बार क्लेम करते हैं। हिमाचल में भी क्लेम कर रहे थे, कर्नाटक में भी क्लेम कर रहे थे। अभी शुरू हो जाएगा, अब की बार दोबारा मोदी सरकार, पोस्टर लगने शुरू वो हो जाएंगे। देखिए, ये सब चीजें बार बार काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ये सब चला गया, ये खेल खत्म।
आपको सर ये तो जीतने वाले थे। 2019 के चुनाव से भी पहले ये कहा गया था कि इस बारी खेल खत्म, कई जगह देखिए चला था। 2019 का चुनाव एकदम सरकार के परफॉर्मेंस पे नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा उसमें पुलवामा था। हम्म, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, हम्म, और सबको अब तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम्म, पब्लिक डोमेन में हर चीज आ चुकी है। हम्म। तो पुलवामा था बहुत बड़ा मुद्दा जीत में, बहुत बड़ा उसका तो वो सर वोट कश्मीर बैंक के, था उसमें। जम्मू कश्मीर के जो एक्स गवर्नर हैं, आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे सत्यपाल मलिक जी के। सत्यपाल मलिक हम्म। जी जिस तरह से बोल रहे हैं, खुल के पूरे देश को वार्न कर रहे हैं कि ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। आपको लगता है ये कुछ भी करवा सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा है कि देखिए राम, मतलब हर चीज उनके बोल रहे हैं। बात में उनके बात में काफी दम है, क्योंकि ऐसा पास्ट या इस तरह के लोगों का ऐसा पास्ट रहा है, ऐसा स्वभाव जी, देखने को मिला है। उनकी बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया सकता, कम ज्यादा आका जा सकता है, लेकिन 100% रिजेक्ट नहीं किया सकता। ये और वो तो वो आशंका दे अंदर रहे हैं, खाने में वो तो अंदर आशंका खाने में वो उनकी लीडरशिप है वो। हाँ, अंदर खाने में उनकी फंक्शनिंग को वो बेहतर तरीके से जानते भी हैं, हम्म, और अतीत के बहुत से ऐसे उदाहरण भी वो बताते हैं। हम्म। तो उनकी बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया सकता। जैसे इंडिया अलायंस जो बना है, ये इनको, मैंने अभी तक किसी इंडियन अलायंस के जितने भी मिनिस्टर हैं बड़े बड़े, चाहे वो नीतीश जी हो, राहुल जी हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को कभी इनसे कांटेक्ट करने की, इनको बुलाने की, या इनसे बात करने की, या इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। जबकि उन्होंने इतना बड़ा तुर्क का इक्का दिया है कि अगर चुनाव होगा तो एक जो भी इलेक्शन आता है, जिसको भी टिकट मिलती है बीजेपी की, तो एक कैंडिडेट अपने वर्सेस वन कैंडिडेट होना चाहिए। इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट और इनका एक कैंडिडेट, तब कुछ चांसेस बनते हैं इंडिया अलायंस के। तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि इनको कहीं पे बुलाया हो, किसी से बात करी हो सत्यपाल मलिक जी ने, ये नीतीश कुमार जी से किसको मीटिंग की, बुलाया? किसको इनकी बुलाया? मीटिंग हुई थी। नहीं, जो सतपाल मलिक जी तो खुद बोलते हैं हम कि चुनाव में हम किसके किसके साथ रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे। अभी उनका नहीं, ये पॉलिटिकल निर्णय है, उनका अपना निजी निर्णय है। नहीं, 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 मैं ये नहीं कह और रहा, मगर कोई अप्रोच भी तो नहीं और कर रहा समय उनको। पे समय पे लोग बुलाएंगे, वो कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो या किसी दल में तो इंडिविजुअल अभी है बेसिस, नहीं। हाँ इंडिविजुअल बेसिस में एज एन एडवाइजर, एज, मतलब कुछ भी समझ अब लीजिए। ये देखिए, अब उसका समय कब आता है ये सीनियर लीडर तय करेंगे, हम्म। लेकिन वो अपनी इच्छा किससे हम एसोसिएट रहने की उनकी मंशा है, वो कई बार व्यक्त कर चुके हैं। तो आप तो कांग्रेस में, तो तो कांग्रेस में इसकी चर्चा होती है कि सत्यपाल मलिक जी को इन्वॉल्व किया जाए, रैलीज में नहीं बुलाया नहीं, जाए, कांग्रेस की रैलीज। सतपाल मलिक जी कांग्रेस से ज्यादा वो किसके साथ एफिलिएटेड हैं वो खुद बताते हैं। राइट, मगर वो तो ओपनली बोलते हैं जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके साथ हूँ। वो तो ओपनली हाँ बोलते हैं, ठीक है, एक बहुत से लोग ऐसे हैं, नहीं बोलते बहुत हैं। से लोग ऐसे हैं जो देश के बेहतरी के लिए सोचते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मगर जितना बिंदास क्योंकि ये बोल रहे हैं आज के दौर में, उतना तो शायद कोई नहीं बोला है, पिछले 5 साल में कोई नहीं बोला इतना इतना ओपनली जो बोलते हैं। इनको हाँ किसी का ये खौफ फैक्ट है, नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है सर। वो तो बोलते हैं ये मैं तो जो फैक्ट है। कहूँगा, फैक्ट है। जो जो आदमी इतना ओपनली बोल रहा है तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए ना, कि आप पूरी अब इंडियन अलायंस मिलकर इन्वॉल्व करें उनको, कहीं ना कहीं कोई एक उनको पोजीशन दे, उनको दर्जा दे अब कोई। दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं, हमें डिटेल पता नहीं, हो सकता है राइट, वो खुद अभी इमीडिएट इन्वॉल्व होना तैयार ना नहीं। चाहते हो। हम्म, नहीं, तैयार नहीं हो सकता, उनकी कुछ दूसरी रणनीतियों कब इन्वॉल्व होना है या राइट, लेने वाले की रणनीति हो, ये सब बड़े हाई लेवल पे डिसीजंस होते हैं, और राइट। सब कुछ समय पे भी डिसीजन होते हैं। सर एक सवाल आपसे एक और था कि आपने अभी गोदी मीडिया का नाम रखा सुपारी मीडिया। सुपारी मीडिया को आप जितने स्पोक्स पर्सन है, सीनियर स्पोक्स पर्सन, छोटे तो ठीक है जाते हैं, सीनियर स्पोक्स पर्सन कब करेंगे बॉयकॉट? क्योंकि मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे आऊंगा कि जब आपके जो लीडर्स को बॉयकॉट करा जाता है, उनके माइक बंद कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ऐसा क्या रीजन है कि इन लोगों को आप लोग बॉयकॉट नहीं करते? चाहे देश के टॉप 5 चैनल जो आपस में अपने आप को टॉप 5 बोलते रहते हैं, चाहे वो अमीश हो, चाहे सुधीर हो, चाहे अमन हो, चाहे अर्नब हो, चाहे रूबिका हो, अंजना हो, श्वेता हो, इनके डिबेट्स में जाने से क्या फायदा होता है? देखिए, आप जो कह रहे हैं, करीब कई चैनल तो कांग्रेस ने बायकॉट कर रखा है, और कई एंकरों को बायकॉट कर रखा है।
और जिस बात को आप कह रहे हैं, ये एक व्यापक विमर्श हो रहा है इंडिया के पॉलिट पॉलिटिशियनों में कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। या और ये मंथन चल रहा है और गंभीर स्तर पे चल रहा है, विचारणी है। हम लोग बहुत चैनलों पे बैन कर रखे हैं हम लोगों ने बहुत दिनों से, और बहुत जैसे एंकरों आप को कौन से बैन कर चैनल पे रखा है। नहीं जाते, जैसे आप कौन से चैनल पे पसंद नहीं करते जाना, या नहीं, आपको कोई कांग्रेस नहीं? पार्टी ने 5-6 चैनल बैन कर रखे हैं। हम व्यक्तिगत नहीं, हम लोग तो पार्टी के से उससे बने, तो पार्टी का निर्णय होता है। 5-6 चैनल कांग्रेस पार्टी ने बैन कर रखा है। कौन से? अब जैसे दूरदर्शन है, टाइम्स नाउ दूसरे तो है, वो सरकारी है। 3-4 और हैं। ऐसे काफी इंपॉर्टेंट चैनल है, नेशनल चैनल है, उनको बैन कर रखा है। कई एंकर हैं, 4-5-6 एंकर हैं जिनको बैन कर रखा है, तो उस पे हम लोग नहीं जाते हैं। सर और मगर ये इंडिया के जो पॉलिटिशियन है, सीनियर लीडर है, उनमें ये विचार विमर्श हुआ है, आगे भी हो रहा है। हमको लगता है कि कुछ सब लोग मिल करके कुछ निर्णय लेंगे, और कुछ निर्णय तो हो भी रहे हैं, कुछ चीजें हो भी रही हैं, जिससे सर उनको आप मैसेजिंग हो भी गई है। सर आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी। उत्तर प्रदेश के क्या हाल है, मतलब रियल पिक्चर क्या है? एज मैं आपसे एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन या एज अ पॉलिटिशियन नहीं पूछ रहा, एज अ मतलब जैसे नागरिक के हिसाब से पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के रियल में क्या हाल है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का जीवन बदल रहा है नहीं बदल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इंप्रूवमेंट है, मंदिर बन रहा है, वो सब बातें अच्छी है, ठीक है, वो अपनी जगह है, मगर बाकी स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसमें क्या काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये बहुत बुरी हालत है, वर्स्ट सिचुएशन है कानून व्यवस्था की यहाँ पे। आप रोजाना तमाम वीडियोस देखते होंगे किस तरह से हम्म, जघन्य हत्याएं हो रही हैं। खूब भ्रष्टाचार चरम पे है। आज इंटरनेशनल यूथ डे है। 6 राइट। सालों में 9 पेपर लीक हो चुके हैं, नौकरियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, होती हैं तो उसमें फ्रॉड हो रहा है। ये इन सारी चीजें, दूसरे कहते हैं हम डबल इंजन है, लेकिन डबल इंजन यूपी और दिल्ली लड़ रहा है, खूब जोर से लड़ रहा है दोनों डबल इंजन, और सबको दिख भी रहा है। यहाँ दोनों डिप्टी सीएम दोनों पैर पकड़ के मुख्यमंत्री को खींच रहे हैं, दिल्ली में गर्दन दबाए बैठे हैं, इस तरह का लगता है। आप इमेजिन करिए, ये तीसरे डीजी हैं पिछले लगभग 3.5-4 सालों में जो परमानेंट नहीं हो रहे हैं। रिटायर हो गए 2 डीजी इसके पहले, डीजीपी जो होते हैं, राइट। क्योंकि वो सेंटर जो है उन्हें करता है, परमानेंट करने के नोटिफिकेशन जारी करता है गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का। तो वो हर मुद्दे पे स्टेट और सेंटर में फाइटिंग खूब जबरदस्त है। एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप स्टेट में लगते हैं, मंत्री या विधायक एक दूसरे पे खूब लगाते हैं। तो पूरा का पूरा जंगल राज है, उसमें कोई दुविधा नहीं है कि बड़ा अच्छा यहाँ चल रहा है। लेकिन बस मैनेजमेंट है मीडिया का कि दिखाओ बताओ, गुडी 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 गुडी, मगर हकीकत में सर, सब कुछ खोखला है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता, कितना भी मीडिया मैनेजमेंट दिखा दो, जो पब्लिक है वो तो रोड पे निकलती है। आज समझो मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी आपने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है तो मुझे दिख रही है ना ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है। अब मुझे कोई मीडिया बोलेगा नहीं जी अखिलेश जी ने तो ग्रीन कलर की, येलो कलर की पहन रही थी, मैं कैसे मान लूंगा? तो ये देखिए लोग नहीं समझ रहे, या लोग बाग अंधे हैं, या दिखता कम है, या कॉमन सेंस कम है, कि चक्कर क्या है? देखिए कई तरह की बातें होती हैं। एक तो दिखना अलग होता है, और जैकेट तो या कलर तो दिख जाएगा, हम्म। लेकिन जो हो रहा है या जो चीज होनी चाहिए उसको देखने के लिए विजन चाहिए ना। हम्म। फंक्शनिंग को देखने के लिए, या जो प्रॉस्पेरिटी है, चाहे सोशल इकोनॉमिक हो कुछ हो, उसको देखने के लिए विजन चाहिए। तो चलो, जिसे रोजाना के लिए अपने जीवन का संघर्ष करना है, और जिसे लाभ हानि की चिंता पड़ी है, कुछ और पड़ा है, तो उसका विजन अलग होता है। तो हम्म। हर लेवल के लोगों का उस लेवल का विजन होता है। अब यूपी के लोग, ये बात फैक्ट है कि अब बहुत कुछ दिखने लगा है, क्योंकि जब ऊपर पीठ की लात आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पेट की लात नहीं बर्दाश्त कर पाता है। सही बात है। तो अब हर किसी को ये दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे खराब है, और महंगाई। हम्म। अब 200-250 रुपए किलो टमाटर है। हर चीज, कोई भी चीज की, जो दूध हो, चीनी हो, घी क्या हो, है वो तो पता है, वो सब्जी हो, फ्रूट हो, अनाज हो, तेल हो, किसी भी चीज पे 3 गुना 4 गुना दाम हो गए जब मोदी जी आए जो उसको लेके।
तो अब ये एहसास दिला रहा है। और दूसरी चीज, ये मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब जंग आजादी चल रही थी ना, उस वक्त भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया थी वो अंग्रेजों के साथ थी, वो सरकार के साथ थी। और जो नेशनल मीडिया था, मतलब जो पब्लिक के साथ, जो देश के हित की बात करता था, वो सब साइड लाइन थे। वो 2 पन्ने, 1 पन्ने का अखबार निकालते थे, डेली निकालते थे, वाई वीकली निकालते थे, इसी तरह के करते थे, लेकिन क्रेडिबिलिटी इन्हीं की थी। इन्हीं जो शायद राष्ट्रभक्त मीडिया, इन्हीं की क्रेडिबिलिटी थी। ये जो नेशनल मीडिया के अखबार उस समय थे, इस समय जो नेशनल मीडिया के साथ हैं, क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं। तो यही कारण है आज की तारीख में जो छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं गांव में, या जो बड़े जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में, जो अपना यूट्यूब चैनल है, अपना चैनल तमाम चलाने लगे, वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, लोग उन पे यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और पब्लिक में ये इनके माध्यम से सच्चाई सामने आ रही है। मैं तो और आप ये जैसे अवेयरनेस कर देने में ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है ये मीडिया। नहीं, मैं तो आप जैसे जो पॉलिटिशियन हैं, इतने सीनियर हैं, वो लोगों को सब एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, जब भी आपको कोई बुलाए, मतलब, और एक दो अपॉइंटमेंट आ जाए, एक तो नेशनल नेटवर्क वाला बुला रहा है, कोई यूट्यूबर बुला रहा है, तो आप जाए पहले उसको छोड़ दीजिए नेशनल नेटवर्क को, आप जाए यूट्यूबर वाले के पास, वो सबके लिए फैक्ट है, वो फायदा फैक्ट है, क्योंकि वो एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहा है, वो एज ए गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया करेगा। और हम जैसे तो जर्नलिस्ट भी नहीं है, हम तो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं दो डेमोक्रेसी में। अब जैसे आपने अभी एक चीज बताई, पेपर लीक, सर मैंने अमेरिका में कभी ये बात सुनी नहीं है। एक तरफ होता है कि आज की तारीख में जो सीएम है आपके स्टेट के, योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा टाइट है, लोग खौफ खाते हैं, ये करते हैं, और पेपर लीक हो जाते हैं, इसका ही खौफ नहीं है। तो कौन सा टाइट है, कौन सा खौफ है? मतलब पेपर लीक तो एक बेयर मिनिमम चीज होती है, कहाँ से पेपर लीक हो जाते हैं लगातार? बिहार में भी मैं सुनता रहता हूँ, और ये अभी यूपी में भी। ये सब चीजें बिना आई थिंक राजस्थान में भी हुआ है, आई थिंक राजस्थान में भी कह रहे ना कि गवर्नमेंट मशीनरी में बिना घुसे ये सब चीजें नहीं होती हैं। मान लीजिए अगर किसी कारण से हो भी गई, तो सरकारें यदि सख्त हैं तो ऐसी हरकतें कर देती हैं ऐसे लोगों के ऊपर कि आइंदा वो लोग इस तरह का करने के दुस्साहस नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका और इंडिया की डेमोक्रेसी की तुलना करना ही जायज नहीं होगा। मैं तुलना नहीं कर रहा, डेवलप्ड कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है सर। लेकिन वहां पे भी देखिए, पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद वहां पे भी क्या हुआ, मगर सबको सजा हुई, वहां पे भी, किसी का वहां घर पे नहीं भी इस तरह की मेंटेलिटी को कुछ लोगों ने डेवलप हुआ था ना सर। यहाँ पे 20% है तो वहां पे 80% है। यहाँ पे किसी का, कहा ना कि यहाँ के लोग अब यहाँ पे किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, कानूनी काम हुआ सारा। 457 लोग या 427 लोग सारे जेल में गए, उसमें पुराने पॉलिटिशियन भी थे जो पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर, किसी को नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बख्शा गया। हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर पॉक्सो लग जाता है, सब कहता है, वो तो चौड़े चलते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं वो तो आपके सामने। ये आप यहाँ पे हो सकते हैं अमेरिका में? नहीं, इंडिया में तो इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें प्रायोरिटी में ही पॉलिटिशियनों के बहुत नीचे हैं, और पब्लिक भी कहिए अब जागरूक हो रही है, धीरे-धीरे अच्छे लोग आ रहे हैं। अब देखिए ये सब चीजें ऊपर से ज्यादा नीचे आती हैं। मैंने आपको कहा किसी लोकसभा में कितने अच्छे लोग थे, कितनी अच्छी बहस हो सकती थी, फ्रूटफुल बहस हो सकती थी, वेरी गुड, काम की बात हो। लेकिन कैसे लोग सेलेक्ट किए गए बीजेपी की तरफ से? हमारे प्रधानमंत्री जी 75-80% सिर्फ कांग्रेस की समय की चीजें या किसी और की सिर्फ उनकी कमियां गिनाते रह गए। आप अपने सरकार की एक उपलब्धि नहीं बता रहे हो, आप करना क्या चाहते हो ये नहीं बता रहे हो। तो ये सब प्रायोरिटीज जब रहेंगी तो आप कैसे बेहतर रिजल्ट की चाह रखते हैं? उपलब्धियां तो रैलीज में बताते हैं, चुनावी रैली में, जैसे तो रैली की तरह से तो यहाँ भी संबोधित कर रहे थे, यहाँ भी रैली की तरह संबोधित कर रहे थे, मेज पीट रहे थे, लोग सो रहे थे, उनको जगाने के लिए मेज पीटा जा रहा था, रिदम पे कदम, ताल के तरह से आवाज निकाली जा रही थी, उस पे पीछे से सपोर्ट करा जाता। तो ये सब चीजें हैं आपकी। एक चीज और मुझे सर लगती है, जब उन्होंने एक चीज कही थी, एक अकेला सब पे भारी, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, और पीछे सब लोग, और सब लोग पीछे से
टेबलें मेजें बजा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है वो जो पीछे बैठे थे उनको बोल रहे थे कि जब तक मैं हूं ना तभी तुम चुनाव जीत सकते हो, मैं अकेला ही हूं सब पे नहीं भारी। ये वो ऑपोजिशन को नहीं बोल ये रहे थे। क्योंकि एक बात बताएं देखिए। सर, अगर 9 साल में कोई आदमी अगर काम करता है, कोई समझिए आज आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास इतनी बड़ी बहुमत हो और आपने काम करे हो, तो आपको छोटे से छोटे चुनाव में भी जाने की क्या जरूरत है किसी को जितवाने के लिए? आपका काम बोलेगा ना। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं बल्ला बोलता है ना, मेरे रन बोलेंगे, मुझे जाने के जाके ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता है हैदराबाद के चुनाव में भी चले गए जो नगर निगम के चुनाव थे। अगर काम किए हो तो जाने की जरूरत क्या है? आपको चुना गया है प्रधानमंत्री, आप वहां बैठे ऑफिस में, आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे जाके, वो हारेंगे जीतेंगे अपने काबिलियत पे। आप ऐसे लोगों को क्यों जितवा रहे हो जो आपको पता है कि वो काबिल नहीं है? ये भी तो बात है। आज देखिए आप किसी को टिकट देखिए देते हो, आपकी पार्टी का किसी को टिकट दे दी, आपकी पार्टी ने किसी को टिकट दे दी, आप जानते हो अपने मन में टिकट तो दे दी मगर जीतेगा नहीं। अब इस टिकट को अपने को निकाल के लाना है, जिसको बोलते हैं ना सीट निकाल ली। ये एक बड़ी एक लैंग्वेज है इंडिया में, ये सीट कितने निकलेगी, इधर निकलेगी। सीटें जब तक ये थ्योरी चलेगी ना सर सीट निकालने की, तब तक आपको एक्सपर्ट्स पार्लियामेंट में मिलेंगे ही नहीं, जिसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बोलते हैं। आप चुनोगे, हिंदू हिंदू को चुन रहा है, मुसलमान मुसलमान को चुन लेगा, दलित दलित को चुन लेगा, जाट जाट को चुन रहे हैं, जैन जैन को चुन लेगा, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं चुने जाएंगे। जब तक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं पहुंचेंगे, इतने बड़े देश में जहाँ 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उनकी प्रॉब्लम कभी नहीं हल हो सकती। वी नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। देखिए आपकी बात सही है, सब्जेक्ट मैटर्स चाहिए और कुछ किए होते तो फिर उस पे वोट मिलता। आप कह रहे हैं कि काम पे काम बोलता है, जब काम किए हो तब ना बोलेगा। तो वही बात। इसलिए वहाँ पे भाषणों के बल पे और हम्म, सब जवाब दिखा करके वोट लेते हैं। हम्म, और लोग देखिए इन्होंने ये सब किया, कुछ लोग करते हैं, इन्होंने भी किया, काफ़ी हद तक किया, डिवाइड करके जात के धर्म के नाम पे। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद लोग समझ जाते हैं। वो हिंदुस्तान में लोग समझ गए हैं कि ये पॉलिटिक्स इस देश के लोगों के हित की नहीं है। नहीं। हालाँकि ये उसी पे अड़े हैं। तो कुछ भी हो, जब हम परस्परस होंगे तो सबका उसका लाभ मिलेगा, जिस चाहे जो इस धर्म, जात, बिरादरी का हो। ये हम्म, बात लोग समझते हैं और वो समझ भी रहे हैं। अब कभी-कभी कुछ खराब समय भी आता है, तो आप यूँ हम्म, समझिए कि इकोनॉमी का इन सब चीज़ों के लिए आज बेहतर समय नहीं है। बीजेपी के लोग तो कहेंगे बेहतर है, लेकिन पब्लिक जो देख रही है, भोग रही है, हर चीज़ पे टैक्स है। कोई भी मैं चीज़ ऐसी नहीं बची है जिस पे ढूँढ के जीएसटी ना लगा दी गई हो। तो मैं ये चीज़ें अब लोगों में काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। मैं एक चीज का आपको कह देता हूँ सर, क्योंकि मैं अमेरिका में जब यहाँ पे 2008 का क्रैश हुआ था, हुँ, हुँ। जब अमेरिका में बुरे हाल हो गए थे और जिस तरह से इंडिया ने हैंडल किया था 2008 वर्ल्ड वाइड क्रैश था, जब आपका डॉलर क्रैश होगा तो सभी क्रैश होगा, उसमें कोई नहीं बचेगा। हुँ। इट वाज रियली कमेंडेबल, क्योंकि मेरे बिजनेस में अंदर यहाँ पे तो क्रैश हो गया था, मगर इंडिया में जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं दे वर ऑल ओके। उनके कोई भी ऐसा नहीं मनमोहन हुआ सिंह थे यहाँ पे, या वहाँ कोई मनमोहन इंडिया में सिंह थे। घबराहट नहीं थी। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं जो वही बिजनेस में हैं, उनको कोई घबराहट नहीं थी। अमेरिका में तो हालात खराब हो गए थे, प्रॉपर्टीज यहाँ पे 40% गिरी थी, 40%। $1 मिलियन की हुँ। प्रॉपर्टी $6 लाख, $5.5 लाख में मिलने लग गई थी। बुरे हाल हो गए थे। प्रॉपर्टीज बैंक्स ले रही थी, शॉर्ट सेलिंग हो रही थी प्रॉपर्टीज की, हर तरफ बिल्कुल कोराम मच गया था। मुझे क्लियरली याद है 2008 के अंदर इंडिया में उफ तक नहीं करी थी कि भाई हमारे कोई उसका प्रॉब्लम। कारण क्या था? देखिए जो कांग्रेस की लीडरशिप है अभी तक शुरू से लेके अब तक 100 सवा 100 साल में, वो विजनरी लीडर है। वो सदियों की, शताब्दियों की, दशकों की सोचते हैं और वो जान लेते हैं क्या होना है। और ये जो वर्तमान की बीजेपी की लीडरशिप है, ये दिहाड़ी की लीडरशिप है। शाम तक की सोचते हैं। दिहाड़ी वाले होते हैं ना कि हमें शाम तक की चिंता करनी है, कल फिर हमें जाकर जॉब ढूंढना है, राइट। कल शाम तक की। तो चाहे नेहरू जी हो, देखिए नेहरू जी ने जो फाउंडेशन रखा है, उसी फाउंडेशन के बल पे इंडिया आज दुनिया को मीट कर रहा है, सर राजीव गांधी टेक्नोलॉजी जी, की सारी चीजों को। राजीव मनमोहन सिंह गांधी जी जी उस समय क्राइसिस के समय अगर नहीं होते, अगर ये होते वर्तमान वाले, तो समझिए क्या हाल होता। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है तब तो आपको सत्य समझ में नहीं आएगा, और अगर आपको सत्य सुनना है मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मौका है तो मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा कोई भी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, सैम पिट्रोडा साहब
और राजीव गांधी का जो विजन था, उसकी वजह से आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सारे इंडियंस यहाँ कंट्रोल में कर रहे हैं यूएस में। ये जो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आज की तारीख में सीईओज हैं, ये उसी टाइम के ग्रेजुएट्स हैं 1980s के, जब रेवोल्यूशन आया था, जो राजीव गांधी और सैम पिट्रोडा साहब लेके। मैं इसका जवाब दूंगा, अभी आपको और बताता हूँ। हाँ, तो ये हमारे शहर में सर आज की तारीख में यहाँ पे तेलुगु पॉपुलेशन कम से कम 1.5 लाख की है। उस 1.5 लाख में 1,30,000 सारे आईटी में हैं। 1,30,000 में से कम 1 लाख हैदराबाद एरिया और वहाँ के हैं, जो ये तेलुगु पॉपुलेशन यहाँ के गांव से निकले हुए लड़के जो बहुत ही निम्न परिवारों के हैं, वो आज अमेरिका में सेटल्ड हैं। अब सुनिए, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। जब राजीव जी आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेके आए पार्लियामेंट में, तो सारा अपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा था। ये कहता था कि ये विदेश से पढ़ के लाया, 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर करेगा, बेरोजगारी हो जाएगी, याद है मुझे, खत्म हो जाएगा। 2 सेशन पार्लियामेंट का नहीं चलने दिया। राजीव जी पूरी कांग्रेस समझाती रही कि भाई ये एक ऐसा विंडो है जिससे आप पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हिंदुस्तान का हर काम आगे बढ़ेगा, और इसी के बल पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, मैक्सिमम जवाब देगा। लेकिन डरे नहीं, ले आए। और आज वही इसी का कारण है कि राजीव जी के पहले तक इंडिया से मैक्सिमम लेबर बाहर जाते थे। लोग बोलते थे इंडिया इज ए मैन पावर, आज लोग बोलते हैं इंडिया इज ए माइंड पावर। और जर्मनी जैसे देशों पे जहां इंडियंस नो एंट्री लिखी, लोग बैनर लिए खड़े होते थे। मुझे याद है एयरपोर्ट पे बैनर्स लगे थे, वेलकम इंडियंस, राजीव टेक्नोलॉजी। तो आज इंडिया के लोगों के पास मेधा शक्ति था। वो हजारों साल पहले जो देख लिया इंडियंस ने, हजारों साल पहले, वो आज लोग देख पा रहे हैं, जितने दुनिया के वैज्ञानिक हैं। तो अवसर तो दीजिए इंडियंस को। सारे जगह छाए हुए हैं, जितनी जगह बची है वहां भी इंडियंस छा जाएंगे, मगर इनको अवसर देने की बात है। मगर इनको ऐसा लगता है ये 2014 के बाद हुआ है। इनको ऐसा लगता है हम लोगों की इज्जत अप्रवासी, मुझे 25 साल हो गए अमेरिका में, मेरी इज्जत 2014 के बाद थी, उससे तो पहले कोई हमें इज्जत नहीं थी हमारी। ये इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों पैदा करते हैं मीडिया से मिलके, गोदी मीडिया। हम लोग तो यहाँ से ये अपने आप को इतना आत्मविभूत हो जाते हैं, इनको पर अनिंदा और आत्म प्रशंसा के ये आइडियोलॉजी के पालक हैं। सिर्फ दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। मैंने तो बहुत बार कहा है, बहुत मेरे डिबेटों में भी कहा है कि बीजेपी के लोग तो इस तरह से हर बात में क्रेडिट मोदी जी को देते। कोई मैच जीत जाए तो मोदी जी की बदौलत, कहीं कुछ आ जाए तो मोदी जी की बदौलत, कहीं रेस्क्यू हो जाए तो मोदी जी के कारण हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा ये लोग, कई बार मैंने बोला है कि ये लोग तो इस तरह से बोलते हैं जैसे मोदी जी के पहले धरती चपटी थी, मोदी जी ने गोल कर दी। समंदर में पानी नहीं था, मोदी जी ने पानी ला दिया। वातावरण में हवा नहीं था, मोदी जी ने ला दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी। नहीं, मतलब इस तरह से तारीफ करते हैं। अरे भाई, आपके पहले हिंदुस्तान दुनिया की हर क्षेत्र में महाशक्ति था 2014 के पहले। आप खुद इसी देश के मुख्यमंत्री थे, आप खुद, आपके हाथ में मोबाइल था, किसकी बदौलत था? पूरी दुनिया आपके जेब में, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में। तो ये सब कहने से नहीं होता है ना कि आप प्रशंसा करने वाला कौन होता है? आप प्रशंसा करने वाला तो सोच रहे कि उसके पास अपना कुछ नहीं है, अपनी ही डींगे हाँक रहा है। आपने कहा ना कि काम बोलता है, तो काम जब हो तब तो बोलेगा। तो अपना काम, अपना प्रशंसा ही है अपना काम। सर, ये इंडिया अलायंस जो बना है पूरा, इनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? मतलब रियलिस्टिक फ्यूचर, रियलिस्टिक मतलब कि अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि देखिए ये देश के लिए बना है और सब लोग ये महसूस कर रहे हैं। मगर कुछ लीडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर्स हैं उसके अंदर, जो सारे स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। तो फिर इतने सारे हमारे प्रधानमंत्री जी से ज्यादा काबिल, योग्य, क्रेडिबल लीडर हैं। नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड में छत्रप हैं। मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर बोल रहा हूँ, जिनको उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होगा कई चीजों में। देखिए होता क्या है कि नीतीश कुमार जी हैं, समझो नीतीश का आज की तारीख में जैसे आप लोगों का सीटों का बंटवारा होगा, तो बहुत मुश्किल रहेगा कि आप बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी को बोलो 42 सीटें नहीं लड़ेंगे, आप 21 ही लड़ेंगे या 20 ही लड़ेंगे, बाकी दूसरे लड़ेंगे। मैंने देखिए, जब अलायंस होता है, कैलकुलेशन है जब अलायंस होता है तो सबको कुछ न कुछ अपना स्पेस छोड़ना पड़ता है।
वो ये सबको पता भी हमें स्पेस छोड़ना है, सबको छोड़ना है, हम्म, क्योंकि उतने स्पेस में अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें देश के लिए ज़रूरी है आज की तारीख में। हम्म, आफ्टर ऑल अपोजिशन भी देश के है या देश की चिंता करता है। हम्म, ये तो है नहीं कि हम अपोजिशन में आ गए तो हम देश की चिंता छोड़ दें या अब देश उनके नाम रजिस्ट्री हो गया है। हम्म, कल जो आएगा वो 2.25 लाख करोड़ का कर डेफिसिट लेके रूल करेगा ना। फिर वो जब अभी भी इंटरेस्ट जा रहा है, सुना है 10-11 लाख करोड़ रुपए एनुअली इंटरेस्ट जा रहा है, बजट का 24%, 25%। तो हम्म, जब ये और बढ़ता जाएगा तो फिर आप यहाँ पे और काम क्या कर पाओगे? तो ये चिंता तो सबको है। जब मोदी जी आए तो देश के नागरिकों पे 42,000 रुपए पर व्यक्ति कर जाता। तब जनसंख्या भी कम थी, अब उसमें 25 करोड़ जनसंख्या भी बढ़ गई। और आज की तारीख में पर हेड जो है वो 1,20,000 रुपए पर व्यक्ति कर जाए। हम्म। तो ये सब चिंताएं तो है ना, ये तो आने वाली सरकारों को झेलना पड़ेगा ना। जो हम पीछे जा पिछड़ रहे हैं वो झेलना ही तो पड़ेगा। तो तो, सर, तो इंडिया अलायंस का जैसे सारा का सारा हो रहा है, ये ग्रुप बन रहा है इंडियन अलायंस का, मगर इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टीज के, जैसे स्पोक्स पर्सन, उनमें तो मुझे कोई एकजुटता नहीं दिखती। क्योंकि अगर कोई कार्यकर्ता जैसे कोई भी ट्विटर पे बैठा है और वो कुछ लिख देता है कांग्रेस वाला, तो उसको ट्रोल करने वाले समाजवादी पार्टी वाले भी आ जाते हैं अभी भी। तो जब तक कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो एक बड़े कैनवस पे है वो सब लोग साथ हैं, सबकी मेंटेलिटी, फीलिंग्स और व्यूज एक हैं। ओके। लेकिन आफ्टर ऑल इसके बाद भी इन रीजनल पार्टियों के अपने अपने रीजनल स्टेक भी हैं। हम्म। कोई समझौते हुए हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं। ओके। और किसी कोई समझौते में साथ आने में कोई सरेंडर नहीं करता, सब इक्वल होते हैं। हम्म। तो ये सोच करके, और सारे मेच्योर पॉलिटिशियन हैं। और इसके पहले भी कांग्रेस ने यूपीए की 10 साल बेहतरीन सरकार चलाई है। कोई भी हमारा साथी हमसे दूर नहीं गया, सब ने बेहतर परफॉर्म किया, हम देश को आगे लेके गए। मोदी जी तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी इनके सारे ट्रेडिशनल एलाइज जो थे, जो दशकों के ट्रेडिशनल एलाइज थे, वो इनका साथ छोड़ गए, क्योंकि जी। इनका रवैया डेमोक्रेटिक नहीं। तो लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। देखिए हमने कितनी अच्छी सरकार चलाई, कितना अच्छा देश को आगे ले गए, साथ ही सब साथ रहे। तो इसे जाते जाते एक दो अगर आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, पूछिए। मैं वापस वही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? कोई स्पोर्ट्स में है आप खेलते हैं? कोई क्रिकेट, बास्केटबॉल? बास्केटबॉल, अरे खेलते तो हम थोड़ा बहुत हर गेम खेलना जानते हैं, सारे एथलीट से लगाए सारे गेम खेल लेते कौन थे। से कॉलेज के हैं लेकिन सर? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और आपने वहां से क्या किया था? मतलब ये सब चीजें लोग जानते नहीं है, इसलिए पूछना, सबको पता रहना चाहिए आपके लीडर मैं कहाँ से हैं, क्या मेरा स्पोर्ट मेरा करते हैं। इंटर भी इलाहाबाद से हुआ है, हम्म, मेरा ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेडुअल स्टेट से हुआ है। मैं बास्केटबॉल मतलब खेलना का सब, लेकिन प्रोफेशनली मैं बास्केटबॉल खेलता था। मैं अच्छा। जूनियर में स्टेट रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, अरे यूनिवर्सिटी वाह। रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज खेला हूँ, ऑल इंडिया नेशनल खेला हूँ, यूथ का, मेंस अच्छा। का, अरे स्टेट वाह। रिप्रेजेंट किया हूँ। तो इसी में खेलने में आधा से ज्यादा तो हिंदुस्तान घूम बास्केटबॉल, चुका हूँ। तो कभी आपको कोई ऑप्शन मिले बास्केटबॉल को कोच करने का, तो आप तैयार हैं, कोचिंग करेंगे? अरे अभी इस उम्र में क्या कुछ है, मुझे बास्केटबॉल में ओएनजीसी पॉलिटिशियन ने तो कभी बुलाया भी ओल्ड था होता ही नहीं नौकरी। सर। पॉलिटिशियन तो कभी ओल्ड होता ही नहीं, अरे सब यही फुर्सत सोचते हैं। मिले तब ना, जो ये पॉलिटिकल गेम है, इस गेम के बाद अब उस गेम में है। अच्छा, और बहुत एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप कौन सा एक्टर पसंद है आपको आपके जमाने में? एक्टर, हाँ, कौन हम सा फिल्म एक्टर? अपने समय जो पिक्चर देखते थे, दिलीप कुमार। अमिताभ बच्चन? उसके बाद एक अभी वीडियो आया था राजेश खन्ना साहब का, आपने देखा था? बहुत वायरल हुआ था। हाँ हाँ, वो मैंने देखा अभी, वीडियो वो देखा था इंटरव्यू आपने? जो उनका आया था। हाँ, जो हाँ बोल रहे थे इंटरव्यू कि देखा। ये तो हम इनका तो पिक्चरें काम ही बहुत कम राजनीति। देखते थे, पिक्चरें बहुत कम देखते थे, खेलते रहते थे सुबह से या रात तक। हम्म, और फिर जब पॉलिटिक्स में आए तो पिक्चर थोड़ा कम देखते हैं। चलिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका आपने समय दिया। थैंक यू। मेरा ऐसी इनफॉर्मल बातें होती है, मैं ज्यादा कोई इंटरव्यू में बिलीव नहीं करता हूँ नहीं किसी। नहीं, अच्छी बातें की आप हमसे आपने। बड़े हैं और आपसे सीखने को मिलता है, और आई होपफुली इस
जो वीडियो जाएगा तो सब लोग सुनेंगे भी आपकी बात, और कोई हो सकता है बास्केटबॉल कोचिंग का ऑफर भी ले आया, क्या पता। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।